ये रिकॉर्ड हो रहा था। हाँ, ये डाल देंगे। वायरस में आत्मा होती है पूछ रहे थे, मक्खी मार दिए। जब हम वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हमें उसका पाप लगेगा? बहुत से ऐसे फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट मिल जाएंगे जो फिश को कॉन्शियस मानेंगे ही नहीं। पेड़ में भी चेतना है, लेकिन पेड़ में कॉन्शियसनेस है ये तो साइंस नहीं कहेगा, तब बैट को दिखता नहीं है। एक बैट का होना कितना भी हम विज्ञान पढ़ ले हम नहीं जान पाएंगे। आत्मा में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो आत्मा अनुभव नहीं कर सकती। तो ये अनुभव कर कौन रहा है? हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम सब ही नपुंसक हैं। आप हो ही नहीं, सजल है ही नहीं, विशाल है ही नहीं, आत्मा कॉन्शियसनेस नहीं है। मतलब कॉन्शियसनेस अलग चीज है और आत्मा अलग चीज है। क्या वो सारे जो मेरे सेल्स हैं सभी चेतना का मिश्रण मेरी चेतना है? कुछ भी बोल देते हैं कि कॉन्शियसनेस मेरी आत्मा, मन की आवाज। करो भाई सजल, श्री गणेश करो। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है प्रयोगशाला के एपिसोड नंबर 2 में। आप सभी को पता है सजल ने पैसे लगाकर ये एपिसोड बनाए हैं भैया, कि हमारे मन की जो खुराफात है, सजल के मन की, वो खुराफात यहाँ पर रखें और उस पर डिस्कशन हो। अपने लिए पर्सनल बना लिए हो कि भाई यहीं पर हम पूरी बकैती कर सकें। मूर्ति बेच के पैसा लगाया हूँ इसीलिए। करो भाई, अब तुम्हारी रातों में आजकल तन्हाई ज़्यादा बढ़ गई है। क्या सोचा कल? तो कल मैं खाना बना रहा था तो अचानक से मुझे ये टेंशन आ गई कि यार मेरा वजन नहीं बढ़ रहा है। फिर मैंने सोचा कि भाई जब पूरी दुनिया जब कोविड में फंसी हुई थी उस टाइम सबका खा पी के वजन बढ़ गया, उस टाइम भी मेरा नहीं बढ़ा। तुम्हारा नहीं बढ़ेगा। अरे भैया ऐसे मत बोलिए। पूरी टीम का बढ़ चुका है, तुम्हारा नहीं बढ़ रहा है भाई, हम भी हार मान चुके हैं। ऐसा मत बोलिए प्लीज। तो ये हुआ कि भाई जब मैंने उस समय को याद किया तो हुआ कि यार वो समय कैसा था कि हम लोग वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं, वायरस हमें मारने की कोशिश कर रहा है, चेज हो रहा है, 3-4 वेव्स आई। तो लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि भाई जब हम वायरस को मारने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या वायरस में वो जीव है? क्या हमें उसका पाप लगेगा? क्या हम एक आत्मा को मारने की कोशिश कर रहे हैं? ये आया मेरे दिमाग में प्रश्न। मतलब वायरस में भी आत्मा होती है क्या? अगर ये प्रश्न को हम देखें कि वायरस में आत्मा है क्या, क्योंकि क्या होता है ना सजल, बहुत से लोग प्रश्न तो पूछते हैं, कई बार क्या होता है कि हम बोलते कुछ हैं सोचते कुछ हैं। अगर हम ये पूछें कि वायरस में आत्मा है क्या, तो पहली बात तो वायरस के बारे में तो सब लोग जानते होंगे, जो साइंस भी पढ़े होंगे, बायोलॉजी भी पढ़े होंगे, कि हाँ वायरस क्या है। नहीं भी जानते होंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आत्मा जब बोलते हैं तो आत्मा से वो क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंडिया में आत्मा को लेकर भाई सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। कोई आत्मा को कुछ समझ रहा है, कोई आत्मा को कुछ समझ रहा है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, जब तुम ये सोचे कि वायरस में आत्मा है कि नहीं है, तो तुम क्या सोच रहे थे? मतलब मैं ये जान जाऊं फिर इस पर मैं आंसर करूं, क्योंकि ये बहुत डीप क्वेश्चन है। जब मैं आत्मा के बारे में सोचता हूँ तो मेरे अंदर की जो पर्सनैलिटी है, जो मेरे से बात करती है, जो मैं जब कुछ बोल रहा हूँ उसके पहले जो मेरे अंदर चल रहा है, जो वो मेरे अंदर से वो आवाज़ निकल रही है, जो बाद में मेरे मुंह से निकल रही है, वो आत्मा से निकल रही है। मतलब जो तुम थॉट्स सोच रहे हो, जो खुद से बात है मेरा, वो मैं आत्मा की आवाज़ मानता हूँ, उसको मैं आत्मा की तरह लेता हूँ। तो मतलब वो वायरस में है कि नहीं? हाँ। वायरस पहले सोच लेता है कि नहीं? देखो अब यहाँ पर क्या है ना, हम कॉन्शियसनेस के डोमेन में जा रहे हैं। और सबसे पहले मैं दर्शकों को भी ये बता दूं, क्योंकि ये बहुत आज के समय की सबसे बड़ी हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस भी इसको बोलते हैं, बहुत इजी करके समझेंगे। आत्मा कॉन्शियसनेस नहीं है। अच्छा। तो जब ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि वायरस में आत्मा है या नहीं है, अगर उसके पीछे तुम्हारा ब्रेन ये सोच रहा है कि क्या वायरस कॉन्शियस है, तो ये दो क्वेश्चन हो जाएंगे। मतलब कॉन्शियसनेस अलग चीज़ है और आत्मा अलग चीज़ है। हाँ, दोनों एक चीज़ नहीं है। यही तो लोगों में प्रॉब्लम है, लोग समझ नहीं रहे हैं। अच्छा। अभी इंडियन फिलॉसफी में भी या भारतीय दर्शन की कोई बात करते हैं तो उन लोग को ये लगता है कि ब्रह्म कॉन्शियसनेस है या आत्मा कॉन्शियसनेस है। ऐसा नहीं है। मैं भी यही मानता हूँ। तो प्रॉब्लम ही यही है, लोगों को वर्ड्स इंग्लिश में जो है ना, हाँ। उसका वो वर्ड्स आपको संस्कृत में जस्टिफिकेशन नहीं कर पाएंगे, जो संस्कृत के कॉन्सेप्ट्स हैं, जो हमारे इंडियन फिलॉसफी के कॉन्सेप्ट्स हैं। अभी कॉन्शियसनेस क्यों नहीं डिकोड हो पा रही है, हम आएंगे इस क्वेश्चन पे, क्योंकि इस क्वेश्चन के पीछे ना बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। मतलब पहले कॉन्शियसनेस और आत्मा ही समझ लें, फिर हम लोग। हाँ, क्योंकि जब तुम बोल रहे हो वायरस में आत्मा एक नहीं है, तो तुम क्या चाहते हो वायरस से? तो अभी कॉन्शियसनेस क्या है ना, एक पूरी खिचड़ी है।
अगर आप वेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम सब वीडियोस देखते हैं, हम सब वेस्ट को सुनते हैं और हमें लगता है कॉन्शियसनेस मतलब बहुत कुछ होता है। अगर आप कॉन्शियसनेस देखोगे तो 15-20 ऐसे विचार हैं जो कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे। इनफैक्ट वेस्ट के फिलोसोफर्स बैठेंगे ना और बात करेंगे तो तुम समझ नहीं पाओगे कि कॉन्शियसनेस क्या है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस की जब बात होगी तो अगर कोई बेहोश हो जाता है तो उसको वो अनकॉन्शियस बोलते हैं। तो मतलब कॉन्शियसनेस को लेकर वो वेकफुलनेस और जो बेहोशी है उसको भी डिफाइन कर रहे हैं। फिर कॉन्शियसनेस को ही लेकर वो ह्यूमन और एनिमल में भी डिफरेंस करते हैं कि ह्यूमन कॉन्शियस है। कुछ लोग तो, बहुत से ऐसे फिलोसोफर्स या साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट मिल जाएंगे जो फिश को या और दूसरे जानवर को कॉन्शियस मानेंगे ही नहीं, क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन ह्यूमन से बनी हुई है। फिर कॉन्शियसनेस को लेकर ही वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, अगर इसमें फेल हो जाएंगे या इस पर बात नहीं करेंगे तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पे आ जाएंगे। जो एक्सपीरियंस है वो कॉन्शियसनेस है। इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं बैट का, चमगादड़ का। ज़्यादातर कॉन्शियसनेस की थ्योरी आप पढ़ेंगे तो ये एग्जांपल आएगा, तो चाहे रिचर्ड डॉकिंस को भी आप पढ़ो तो वो एग्जांपल ये देते हैं कि जैसे चमगादड़ होता है ना और हम हैं, इंसान है, तो इंसान अपनी दुनिया को ज़्यादातर विजुअली परसीव करता है, क्योंकि विजुअल हम चीज़ें देखते हैं और उसके हिसाब से हम अपने आप को गाइड करते हैं। बैट ऐसे नहीं करता, बैट को दिखता नहीं है, तो वो क्या करता है, वो मुंह से आवाज़ निकालता है, वो आवाज़ जाती है सरफेस से टकराती है, वो उसको सेंस करता है, जो वेरिएशंस होते हैं उससे वो सरफेस के टेक्सचर को, कितना दूर है वो सरफेस, उसको समझता है। अब ये साइंस तो हम समझ सकते हैं, इसको इको लोकेशन बोलते हैं, लेकिन इस साइंस को समझने के बाद क्या हम बैट क्या फील कर रहा है, किस तरह की दुनिया में है, हम नहीं फील कर सकते। तो इसको सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस बोल देते हैं, हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस बोल देते हैं, क्वालिया बोल देते हैं कि एक बैट का होना कितना भी हम विज्ञान पढ़ लें हम नहीं जान पाएंगे। बैट कैसे जी रहा है वो हम जान सकते हैं, लेकिन एक बैट बन के हम क्या फील करेंगे हम नहीं एक्सपीरियंस कर सकते। उसको भी कॉन्शियसनेस में डाल दिया। सेल्फ अवेयरनेस कि मुझे ये पता है, ये मुझे पता है, तो ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, जो इंट्रोस्पेक्शन, ये भी कॉन्शियसनेस में डाल देते हैं। तो दुनिया भर की चीज़ कॉन्शियसनेस में डाल देते हैं, तो समझ ही नहीं आता है कॉन्शियसनेस है क्या। और फिर अगर वायरस की बात करोगे तो इसमें कौन सा एस्पेक्ट आपको देखना है। तो इसीलिए ये वेस्ट जो है, ये कॉन्शियसनेस पर आप कभी भी डिबेट्स देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन करना कि वायरस कॉन्शियस है, ये बहुत आपको समझना पड़ेगा कि आप बात किसकी कर रहे हो। यहाँ पर अगर इंडियन फिलॉसफी देखोगे या भारतीय दर्शन देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंगली हर चीज़ को कैटेगराइज किया है। कॉन्शियसनेस में जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज हैं इंडियन फिलॉसफी में, और वो अलग हैं एक दूसरे से, आप उनको अलग अलग समझ सकते हो। तो आत्मा कॉन्शियसनेस नहीं है, ठीक है। मतलब कॉन्शियसनेस का अगर आप संस्कृत में या भारतीय दर्शन में आओगे तो अगर कॉन्शियसनेस को वेस्ट से कंपेयर करोगे तो भारतीय दर्शन में चेतना का जो सबसे मैनिफेस्टेड रूप है, जो सबसे अच्छा रूप है, जो ह्यूमन में हुआ है, वो कॉन्शियसनेस है। मैं समझा नहीं। अब मैं समझाता हूँ कि जैसे भारतीय दर्शन में बहुत ढेर सारी चीज़ें लोग सुनते हैं, जैसे आत्मा है, आत्मा के बाद चेतना है, चेतना के बाद आपका अनुभव है, अनुभव के बाद प्रत्यय है, ये बहुत ढेर सारे वर्ड्स हैं, चिति, चेतना, ब्रह्म, पर ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, बहुत ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो इनको एक एक करके हमें समझना पड़ेगा। अगर वेस्ट का जो कॉन्शियसनेस है उसको हमें मैप करना है यहाँ पर कि वो किस अंडरस्टैंडिंग से कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, मोटा मोटा अगर हम एक फ्रेमवर्क बनाएं तो भारतीय दर्शन में अनुभव को वो कहते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस है कि हम अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में, हमें ये चीज़ दिख रही है, हम इसको छू सकते हैं, तो हम क्या है, हम कॉन्शियस हैं। तो ये कॉन्शियसनेस आत्मा नहीं है। देखो आत्मा क्या है कि आत्मा बदलती नहीं, ये तो हमने पढ़ा ही है भगवद गीता में, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति। मतलब आत्मा अजर है, हमारे पैदा नहीं होती है, चेंज नहीं होता है। तो फिर आत्मा में अगर कोई चेंज नहीं होता है तो आत्मा अनुभव नहीं कर सकती। अगर कोई चीज़ अनुभव कर रही है तो उसमें चेंज आएगा ना, उसको कोई नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो इन्फॉर्मेशन वो भूल भी सकती है, तो आत्मा ही नहीं कर सकती क्योंकि आत्मा चेंजलेस है। तो आत्मा का काम क्या है वो अभी समझ में आएगा कि आत्मा का क्या काम है। तो आप ये समझो आत्मा जो है वो चेंजलेस है, ठीक है, और वो तो हर जगह है, अयम आत्मा ब्रह्म, वो तो हर जगह है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन आत्मा है और आत्मा से अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी ये है चेंजलेस चीज़ जिसको उपनिषद या वेदांत ब्रह्म बोल रहे हैं, तब तो वो वायरस में भी है।
और इनफैक्ट ये कहना कि वायरस में आत्मा, ये तो गलत होगा। आत्मा में वायरस है, आत्मा में वायरस है। वायरस है। वो तो हर चीज में है, ओके वो इस कप में भी है। ओके तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन केवल इतना है कि वायरस में आत्मा है तो है, लेकिन मुझे पता है ना ये क्वेश्चन तुम्हारा नहीं है। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वायरस कॉन्शियस है क्या, सेल्फ अवेयर है क्या। तुम्हारा क्वेश्चन ये है कि वो उसमें तुम कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चन ये है, लेकिन तुम उसको बोल रहे हो आत्मा। मतलब बेसिक ही गलत है हमारा। बेसिक ही गलत है। तो आत्मा ये है। अब आत्मा के ऊपर अगर हम आए तो चेतना है। अगर एक वर्ड और हम पकड़ें, अब बहुत से लोग आत्मा को तो कॉन्शियसनेस करके गलती करते हैं, अब चेतना में भी लोग कॉन्शियसनेस करके गलती करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है अच्छा आत्मा नहीं है, कॉन्शियसनेस चेतना है। हाँ, ये भी मैंने सुना है, चेतना भी बहुत लोग यूज तो अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि चेतना भी कॉन्शियसनेस नहीं है। ओके यही तो ब्यूटी है भारतीय दर्शन की। ओके चेतना का जो सबसे हाईएस्ट, सबसे इम्प्रूव्ड मैनिफेस्टेशन है वो कॉन्शियसनेस है, जो वेस्ट सोचता है, क्योंकि वो ह्यूमन से ही अलाइंड है वेस्ट कॉन्शियसनेस को लेकर। तो ह्यूमन में जो चेतना है उसको हम कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, लेकिन चेतना का मतलब कॉन्शियसनेस नहीं है। मतलब चेतना तो सारे जीवों में है। चेतना का मतलब अगर इंग्लिश में जाओगे तो सेंटियंस, ओके मतलब कि जैसे पेड़ में भी चेतना है, लेकिन पेड़ में कॉन्शियसनेस है ये तो साइंस नहीं कहेगा। तो चेतना कॉन्शियसनेस नहीं है, क्योंकि साइंस कॉन्शियसनेस को ह्यूमन लेवल पे देख रहा है, लेकिन भारतीय दर्शन चेतना को हर स्तर पे देख रहे हैं। तो चेतना घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। जो बढ़ के सबसे अच्छा चेतना है जो ह्यूमन में है वो कॉन्शियसनेस है। ओके और घटते घटते, जैसे हमसे घट के हो सकता है कि डॉग में है, वायु में है, उससे घट के हो सकता है किसी और प्रिमिटिव या और छोटे जानवर में है, मछली में, हाँ लेस कॉम्प्लेक्स जानवर है, उससे कम प्लांट्स में है ना। तो हमारे यहाँ चेतना जो है वो सब में नहीं है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इसमें इसमें आत्मा है लेकिन है, चेतना नहीं है। चेतना नहीं है। ओके आत्मा में सब है, लेकिन इसमें चेतना, यही तो आत्मा के बाद चेतना का कॉन्सेप्ट क्यों बना कि हम निर्जीव और सजीव, चेतन और अचेतन में भेद कर पाए। तो अब अगर साइंटिफिकली हम सोचें तो चेतना क्या है, चेतना की अगर परिभाषा करने जाएंगे कि चेतना क्या है, तो चेतना एबिलिटी है सेल्फ रेगुलेट करते हुए रिस्पॉन्स देने की भारतीय दर्शन में। मतलब जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट के पास तुम लोहे के टुकड़े लाओगे तो अपने आप चिपका लेगा। इसमें सेल्फ रेगुलेशन है ही नहीं। वो अपने बारे में थोड़ी सोचता है मैग्नेट कि अभी नहीं चिपकाऊंगा, अपने प्रकृति के अनुसार वो तो मैकेनिकली चिपका लेता है। लेकिन वो हर चीज जो अपने अंदर एक फीडबैक सिस्टम है और उसके साथ रिस्पॉन्स करती है अपने एनवायरनमेंट को, तो उसमें चेतना है। अब वो चेतना का स्तर अलग अलग हो सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया कितना न्यूट्रिशन लेगा, कैसे इंटरेक्ट करेगा, ये डिपेंड करता है उसका एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। हो सकता है सुबह में वो अलग तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा हो, शाम में वो अलग तरह से कर रहा हो, उसमें कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एनर्जी स्टेटस क्या है। तो ये क्या है, ये अपने सिस्टम को समझकर इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन जो होता है, ये चेतना है। मतलब जब अपनी समझ के अनुसार लोग एक्ट करते हैं तो ये चेतना है। और सनातन धर्म में चेतना मिनिमम से मैक्सिमम तक वैरी कर सकती है। तो चेतना आत्मा नहीं है, क्योंकि वैरी तो आत्मा नहीं कर सकती ना। तो आत्मा क्या है, आत्मा चेंजलेस है, चेंज नहीं होती। उसकी क्या यूटिलिटी है वो अभी हम समझेंगे कि आत्मा चाहिए ही क्यों, जब उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो चेंजलेस है, उसका होना ना होना से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन उसके ऊपर एक लेयरिंग आती है चेतना की। क्यों? क्योंकि आत्मा में तो सजीव भी हैं, निर्जीव भी हैं, तो अलग कैसे करेंगे। तो चेतना का कॉन्सेप्ट आया कि चेतन अचेतन। अब चेतना भी क्या है कि वेरिंग प्रॉपर्टी है, कि भाई हो सकता है अमीबा में चेतना का, या सेंटियंस हम बोल सकते हैं इंग्लिश में, उसका लेवल कुछ कम है, लेकिन अमीबा से जो और थोड़े कॉम्प्लेक्स
ऑर्गेनिज्म बने तो उनमें चेतना का स्तर और बढ़ेगा, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ह्यूमन तक आए तो चेतना का स्तर जो बना उसको वेस्ट वाले कॉन्शियसनेस बोल देते हैं। क्योंकि वो लोग कॉन्शियसनेस को मैक्सिमम मतलब ह्यूमन से ही रिलेट करके हाँ, देखते हैं वो हमेशा। क्योंकि वो कॉन्शियसनेस में इतनी चीज़ें ले लिए हैं कि वो दूसरे एनिमल्स कर ही नहीं पाएंगे। वो कॉन्शियसनेस में सेल्फ अवेयरनेस भी ले लिया। भाई सेल्फ अवेयरनेस वायु के अंदर है कि नहीं है, पता ही नहीं चल सकता ना। वो इंट्रोस्पेक्ट करता है क्या, क्या पेड़ करते हैं? चलो वायु तो फिर भी हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, पेड़ में सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है क्या? तो उनकी कॉन्शियसनेस फेल कर जाती है पेड़ पे जाके, इसलिए फिर वो केवल इंसान की कॉन्शियसनेस पर ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, भारतीय दर्शन में बहुत ढेर सारी लेयरिंग है। तो अभी तुम्हें तो मोटा मोटा फ्रेमवर्क समझ में आ गया होगा। हाँ। कि जब तुम पूछते हो कि वायरस में आत्मा है कि नहीं है, तो आत्मा तो हर जगह है। चेतना है कि नहीं है? चेतना है कि नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है कि चेतना है कि नहीं है। तो वायरस क्या है कि देखो, अब वायरस को भी समझना चाहिए। वायरस क्या है कि वायरस, या फिर बहुत से लोग हो सकता है बैक्टीरिया की बात करें, या सिंगुलर जो सेल हैं हमारी सिंगल सेल्स हैं, अमीबा, पैरामीशियम है, तो इनमें चेतना है कि नहीं है। अब जो विषाणु है या जिसको हम वायरस कह रहे हैं, तो वायरस तो वैसे डॉर्मेंट रहता है, लेकिन जब होस्ट पाता है तो होस्ट की मशीनरी को कैप्चर करता है और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो वहाँ पर तो उसके अंदर वो सेंटियंसी दिख रही है, शुरू में नहीं दिखती है। तो एक डिबेटेबल हो जाता है कि वायरस में सेंटियंसी कैसी है। लेकिन दर्शन से पूछोगे तो मैं कहूँगा कि वायरस में चेतना है। वो चेतना एक्सप्रेस जब वो इन्वायरमेंट पाता है होती है। वो चेतना मनुष्य के स्तर की चेतना नहीं है। ऑब्वियसली वो अपने बारे में नहीं जानता। वो अपने बारे में क्यों नहीं जानता है? क्योंकि उसके लिए माइंड चाहिए, उसके लिए ब्रेन चाहिए, वो उसके पास वैसा सिस्टम नहीं है। लेकिन चेतना का कुछ स्तर है, तभी वो उस तरह से रिएक्ट कर पाता है अपने सिस्टम को समझते हुए, है ना। बैक्टीरिया में कहोगे तब तो डेफिनेटली है, क्योंकि बैक्टीरिया तो प्रॉपरली होम्योस्टेसिस करता है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है, अपने एनर्जी सिस्टम को मेंटेन करता है, रिप्रोड्यूस करता है, ग्रोथ करता है। तो उसमें भी चेतना है, लेकिन चेतना का स्तर कम है। तो भैया आप तो ये बोल रहे हैं कि आत्मा कुछ अनुभव ही नहीं कर सकती है। और मतलब भगवत गीता में तो जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समझा है, मैंने तो यही समझा है कि हम सब आत्मा हैं और आत्मा और हम अनुभव करते हैं। अगर मैं आत्मा हूँ और मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे हैं कि आत्मा अनुभव ही नहीं कर रही है, तो ये अनुभव कर कौन रहा है? मतलब जैसे वो बोलते हैं नास्तिक कि सब कुछ ब्रेन, न्यूरॉन्स और हॉर्मोन्स के कारण हमें फील हो रहा है, तो क्या यही है सच और आत्मा कुछ अनुभव नहीं कर रहा? यही बहुत सबसे इंटरेस्टिंग है और मतलब सबसे गहरी बात है हमारे दर्शन में कि अनुभव कौन करता है। और ये एक पैराडॉक्स भी है, लेकिन इसका हमारे पास सोल्यूशन है। जैसे आत्मा क्या है, आत्मा को बताया गया वो चेंजलेस है, उसमें कोई चेंज हो नहीं सकता, तो वो कोई इन्फॉर्मेशन रख नहीं सकती, वो कुछ अनुभव नहीं कर सकती। अब जो बॉडी है, क्योंकि हम यही तो देखते हैं बॉडी और आत्मा, अब साइंस कह रहा है कि बॉडी ही कैपेबल है और वही एक्सपीरियंस कर रही है, ब्रेन ही कुछ ऐसा करता है कि कॉन्शियसनेस इमर्ज होती है और वही फील कर रहा है। दर्शन कहते हैं कि बॉडी तो जड़ है, इनफैक्ट ब्रेन भी जड़ है, और यहाँ तक जाते हैं कि माइंड भी जड़ है। अनुभव कैसे कर रही है? तो अनुभव नहीं कर सकती। और आत्मा इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकती। तो कौन कर रहा है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तो भारतीय दर्शन ये कहता है आत्मा और शरीर, जब ये दोनों का संयोग होता है तो जीव बनता है। तो जीव कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, जीव प्रोसेस है। जो एक्सपीरियंस है ना, और जो एक्सपीरियंस करने वाला है, ये प्रोसेस है। आप हो ही नहीं, सजल है ही नहीं, विशाल है ही नहीं, ये प्रोसेस है। क्योंकि आत्मा को अलग करोगे तो आत्मा में तो कोई अनुभव नहीं है, बॉडी में कोई अनुभव नहीं है। जब इनमें एक संयोग होता है तो जीव बनता है। और वो एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन वो कोई एंटिटी है ही नहीं अपने आप में। वेस्ट क्यों कॉन्शियसनेस को डिकोड नहीं कर पाएगा? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस को अनुभव के स्तर पे देख रहा है कि हम जो अनुभव कर रहे हैं, जिस तरह से हम सोच रहे हैं, वो अनुभव के अराउंड कॉन्शियसनेस को रखे हैं। जबकि कॉन्शियसनेस को वो कभी पाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं। वो तो प्रोसेस है ना। साइंस ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको कुछ चाहिए, एंटिटी चाहिए, बट कॉन्शियसनेस या जो कॉन्शियस बीइंग है वो एक आभास मात्र है। मतलब अगर ये प्रकृति है जो जड़ है, ये आत्मा है, ये किसी प्रोसेस के थ्रू मिल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आभास है कि ये रियल नहीं है, ये जो
प्रोसेस है, ये सच में एक नहीं है कभी। क्या होता है, प्रकृति आत्मा का गुण ले लेती है, आत्मा प्रकृति का गुण ले लेती है और लगने लगता है कि जीव है। जैसे कि हार्डवेयर है आपके पास, सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। भाई इंस्टाग्राम आप कैसे चलाओगे जब तक फ़ोन नहीं है? और हार्डवेयर अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। भाई सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो हार्डवेयर इंस्टाग्राम थोड़ी दिखाएगा, ब्लैंक है वो, कुछ नहीं, ब्लैंक डब्बा है। है। लेकिन जैसे ही दोनों पास आते हैं तो तुम इंस्टाग्राम चला पाते हो। तो उनका जो संयोग हुआ है उससे एक आभास उत्पन्न होता है, वो एक्सपीरियंस कर रहा है। इट्स अ प्रोसेस, वो अपने आप में कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं। मुझे पता है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक और अच्छा एग्जाम्पल है, उससे हम समझ सकते हैं कि जीव क्या है। ऐसे समझो कि मैं हूँ या कोई एक आदमी है और वो मोबाइल चला रहा है, ठीक है? तो आदमी, मोबाइल। अब मोबाइल में क्या है, एक हार्डवेयर है, उसकी बॉडी है, उसके अंदर क्या है, एक कोई सॉफ्टवेयर है, मान लो इंस्टाग्राम का ऐप है। उस ऐप के अंदर क्या है, उसने अपनी आईडी बनाई होगी, ठीक है? तो इस सिस्टम को हम समझते हैं। अगर इस सिस्टम को हम समझ लिए, बहुत अच्छे से डिकोड हो जाएगा। जो मोबाइल की बॉडी है वो क्या है, हमारा शरीर है। अभी हम मैप कर रहे हैं दर्शन से। मोबाइल की जो बॉडी है वो हमारा शरीर हो गया। अब जो मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या हो गया, अंतःकरण, यानी हमारा माइंड हो गया। और उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या करते हैं, हम एक पर्टिकुलर फाइल बना लेते हैं। जैसे इंस्टाग्राम में तो एक आईडी हमने बना ली, सजल सहाय की आईडी। ये क्या है, ये ईगो है। ओके। अब ये जो प्रोसेस है कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और इंस्टाग्राम के अंदर जो मेरी आईडी है उसको ही मैं सच मान बैठा हूँ, अपने आप को भूल गया हूँ, ये जीव है। ये पूरी व्यवस्था जीव है, इसमें कोई जीव नहीं है। इसमें ना चलाने वाला जीव है, वो तो आत्मा है। मोबाइल शरीर है, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर माइंड है, और उसके अंदर जो आइडेंटिटी वो ईगो है। ये सब मिल के जीव बनता है। तो ये एक्सपीरियंस किसको हो रहा है, कारण शरीर को, ईगो को? नहीं, इस व्यवस्था को। ओके, पूरी जो एंटिटी बनी, हाँ, वो अलग एक्सपीरियंस इसीलिए कर रही वेस्ट कभी नहीं कॉन्शियसनेस को डिकोड कर पाएगा। इनफैक्ट एक पॉडकास्ट भी देख रहा था, उसमें नील डिग्रेस टाइसन कहते हैं, आप लगाइएगा, कि हो सकता है कि कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ही ना करती हो और हम किसी नॉन एग्जिस्टिंग एक चीज के चारों ओर बस नाच रहे हैं कि हम कभी कॉन्शियसनेस डिकोड करेंगे। And so what leads me to think maybe consciousness doesn't really exist in any way anyone thinks, and we're just dancing around a maypole and the pole is not even there. वो उनका इंस्टिंक्ट क्यों सही है? क्योंकि वो कॉन्शियसनेस को सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, बिहेवियर, थॉट, इससे जोड़ रहे हैं, और ये तो हमें दिख रहा है कि ये तो एक व्यवस्था है, ये तो कोई चीज़ है ही नहीं। अब जो मैं कह रहा हूँ कि जीव ये व्यवस्था है, कोई जीव है ही नहीं। जब ये सब चीज़ें साथ में आती हैं ना, तभी जीव बनता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक चीज़ भी हटाओगे ना, देखना जीव नहीं बचेगा। जैसे तुमने मोबाइल तोड़ दिया, मोबाइल तोड़ने का मतलब क्या हुआ, शरीर टूट गया। ये हमारी डेथ हुई ना, शरीर हम छोड़ देते हैं। तो डेथ में जीव जो है एक्सपीरियंस बंद हो जाता है। अगर जीव इसमें कोई एक होता तो हम पिन पॉइंट कर सकते हैं ना कि ये जीव है। हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि हमारा शरीर जीव है। शरीर टूटते ही हमारा एक्सपीरियंस इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि ये व्यवस्था बिगड़ जाती है। अब इसमें किसी भी एक चीज़ को बिगाड़ दो, हमारा शरीर है, माइंड हटा दो, अंदर का सॉफ्टवेयर हटा दो, तब भी जीव नहीं बचेगा। फायदा ही नहीं है, कुछ है ही नहीं ना। हम तो कोमा में चले जाएंगे, या फिर आप ये कह सकते हो कि हम इंसेंटिएंट हो जाएंगे। तो ये जो व्यवस्था है ये जीव है, जीव है ही नहीं। सजल सहाय इस 4-5 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। तो आप कॉम्बिनेशन प्रोसेस हो गया, उस प्रोसेस को हम कॉन्शियसनेस या कॉन्शियस बीइंग या एक्सपीरियंस करने वाला या जीव बोल रहे हैं। जीव को आप कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर जीव को आप कॉन्शियसनेस बोलकर उस पर रिसर्च करेंगे ना, आप पकड़ ही नहीं पाएंगे। और नील डिग्रेस टाइसन ये बोले हैं, वो उस इंस्टिंक्ट तक पहुँचे हैं, लेकिन हो सकता है कि वो इंडियन फिलॉसफी को उतना डीपली नहीं पढ़े होंगे, तो अगर वो पढ़ें तो उनको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए हमारी चर्चा या अगर हमारा रिसर्च है तो वो इसी डुअलिटी में हो सकता है, या तो हम आत्मा को समझें और या हम प्रकृति को समझें। उसके कॉम्बिनेशन को हम जब समझने जाएंगे, जो हमारा एक्सपीरियंस है, तो वो तो प्रोसेस है, वो जीव है ही नहीं। ये हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हम सभी नपुंसक हैं क्योंकि ना हम आत्मा की तरफ हैं और ना हम प्रकृति हैं, बीच में फंसे हुए हैं। इसलिए हमको एक्सपीरियंस हो रहा है। मोक्ष क्या है कि हम अपने आप को जान जाएं, आत्मा की तरफ चले जाएं, या इनका जो संयोग हुआ है ये अलग हो जाए। इसी को कैवल्य, मोक्ष, निर्वाण ये बोलते हैं।
तो मुझे लगता है ये मोबाइल की एनालॉजी से लोग समझ जाएंगे जीव कोई एक चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, एक प्रोसेस है, एक पूरी व्यवस्था है। उस व्यवस्था में अगर एक भी चीज़ इधर उधर हुई, जीव रहेगा ही नहीं। इसका मतलब है वो पूरी व्यवस्था जीव है, ये एक्सपीरियंस करने वाला वो है। अब मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को थोड़ा। अब तो ये कॉन्सेप्ट्स क्यों नहीं क्लियर हैं? क्योंकि किसी ने इस तरह से बताया ही नहीं है। अब सनातन धर्म इतना बड़ा है, बहुत ढेर सारे मैसेजेस हम लोगों को आएंगे कि भाई कहाँ से शुरू करें, वेद पढ़ लें कि गीता पढ़ लें। क्या है ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है, दर्शन, फिलॉसफी। लोग सोचते हैं कि सनातन धर्म में तो सब कुछ हो सकता है, वो भी सनातन धर्म में है, ये भी है, कोई भी हिंदू हो सकता है। नहीं, कुछ सर्टेन फिलॉसफीज़ हैं, कुछ सर्टेन गाइडलाइंस हैं, वही समझने पे हमें सनातन धर्म समझ में आएगा। नहीं तो फिर बौद्ध धर्म भी सनातन धर्म हो जाएगा, जैन धर्म भी हो जाएगा। तो सनातन धर्म है, वास्ट है, लेकिन इसको समझने के लिए एक स्ट्रक्चर में हम समझें, और जो कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि उस स्ट्रक्चर को बनाकर एक ईजी कोर्स बनाया जाए या ईजी प्रोग्राम बनाया जाए, जहाँ पर हम 20-30 क्लासेस में एनिमेशंस के थ्रू, पीपीटी के थ्रू ये सब कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझाएं। तो बहुत तब ज़रूरी वो है। वेस्टर्न जो फिलॉसफीज़ हैं या क्योंकि अभी हम तो कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं, हम उसी तरह सोचते हैं, तो वो उसको समझ पाएंगे। तो अभी तो मैंने प्रयास किया है और हम लोग एक कोर्स लॉन्च भी करने वाले हैं, प्रोग्राम, जहाँ पर एक स्ट्रक्चर्ड वे में कि आपको पहले क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, फिर क्या सीखना है, और 30 क्लास के बाद आप ज़ीरो से हीरो हो जाओ सनातन धर्म में। और ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इसको उसी तरह समझो कि आपको मतलब पानी की तरह क्लियर हो जाए। ये ना हो कि भाई हाँ कुछ भी हो सकता है, कर्म सिद्धांत में कुछ भी हो सकता है, पुनर्जन्म में कुछ भी हो सकता है, आत्मा में कुछ भी नहीं। हमारी परंपरा है एकदम इस पर स्पष्ट, जिससे कि आप किसी से बात भी कर पाओ। तो एक कोर्स आने वाला है, जो भी हमारे दर्शक सनातन धर्म को सीखना चाहेंगे तो ज्वाइन करें। पर्सनली मैं भी मैंने क्लासेस भी ली हैं और उसमें मैं Q&A भी करूँगा, तो 6 Q&A भी करूँगा। आपको जो पूछना है वहाँ पूछ भी सकते हैं। नहीं, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। जैसे मेरा ही आज कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि आत्मा और चेतना ही अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ, ये तो आत्मा, चेतना, कॉन्शियसनेस, ये सब अलग है, ये एक नहीं है। ये लोग बातें करते हैं कि कुछ भी बोल देते हैं कि कॉन्शियसनेस, मेरी आत्मा, मन की आवाज़ तो ये सब समझना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं तो नतमस्तक हो जाता हूँ हमारे ऋषि मुनियों पे कि किस लेवल पे उन्होंने सोचा है। नहीं, मुझे लगता है कि अगर एक कोर्स के माध्यम से इतनी बेसिक चीज़ें अगर क्लियर की जाएं तो बहुत ही लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी सनातन धर्म को लेके। बहुत ज़रूरी है। तो भैया आप ये बता रहे हैं कि आत्मा और जो प्रकृति है, ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं। ये दोनों जब मिल रही हैं तो एक आभास हो रहा है जो हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड है, तो मटेरियल वर्ल्ड तो मैं अपने आसपास देख पा रहा हूँ, और आप ये भी बोल रहे हैं कि जो अनुभव हो रहा है वो आत्मा की वजह, मतलब वो आत्मा अनुभव नहीं कर रही है। आत्मा अनुभव नहीं कर रही है, लेकिन आत्मा के बिना अनुभव नहीं हो सकता। अच्छा, लेकिन फिर उसका अनुभव तो मुझे हो रहा है ना, ये तो मैं देख पा रहा हूँ, तो फिर मैं मानूं क्यों? मैं ना मानूं तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा? देखो, जैसे मैं अभी ये बता रहा हूँ ना कि हाँ, आत्मा जो है वो चेंजलेस है, उसको आप डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, वो वेरी नहीं होता है। और आत्मा के विषय में अगर हम अयम आत्मा ब्रह्म बोलते हैं तो फिर सच्चिदानंद बोलते हैं। तो आत्मा में सत, चित, आनंद, ये 3 गुण होते हैं। तो आत्मा को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आत्मा का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। जब आत्मा कुछ कर ही नहीं सकती तो क्या प्रूफ है कि आत्मा है? मेरी ना मानने से भी कोई फर्क थोड़ी ना पड़ जाएगा। क्यों उसका कॉन्सेप्ट? हाँ, अगर एग्जाम्पल से समझना है तो पहले एक छोटी एनालॉजी दे सकता हूँ, फिर मैं समझा सकता हूँ कि आत्मा का कॉन्सेप्ट ऋषियों के मन में क्यों आया होगा। छोटी एनालॉजी ये है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कुछ चलेगा नहीं। तो अगर पंखा कल को ये मान ले कि मैं हीरो हूँ, मैं चल रहा हूँ, मुझे तो नहीं दिख रही इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, तो वो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब लेकिन इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी को पंखे की हवा नहीं लग रही है। इलेक्ट्रिसिटी को कोई बल्ब वो जलाती है तो उसको बल्ब से रोशनी नहीं चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी की तरह आत्मा है कि उसके बिना तो इक्विपमेंट नहीं चलेगा। ओके, ठीक है, वो चाहिए। लेकिन वो कैसे पता चला कि भाई प्रेरण जो हमें मिल रहा है जीव को, वो मटेरियल कैपेबल नहीं है, बल्कि मटेरियल को एक आत्मा चाहिए तभी जीव बनेगा। तो इसमें एक थॉट प्रोसेस वेदांत में या मांडूक्य उपनिषद में आपको मिल जाएगा। जैसे जीव की, जब हम चेतना की बात कर रहे थे कि चेतना अलग अलग स्तर की होती है, तो हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस में ही हम लोग अलग अलग स्तर पे जाते हैं। अच्छा। जैसे जब हम जग रहे होते हैं तो अपनी फुल कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, यानी चेतना का सबसे अच्छा स्तर है। फिर जब हम सोते हैं तो सोने पर क्या होता है,
हमारी इंद्रियां काम करना बंद कर देती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स काम नहीं करते हैं, लेकिन मन करता है, तभी तो सपने आते हैं। तो चेतना का दूसरा स्तर है। लेकिन अगर मान लो सपने आना भी बंद हो जाए तो मन भी बंद हो गया, मन भी डिसॉल्व हो गया, तो अब हम डीप स्लीप में चले गए। अब डीप स्लीप में तो कुछ बचा नहीं ना, कुछ भी नहीं बचा। इंद्रियां भी नहीं काम कर रही, बॉडी पार्ट्स भी नहीं काम कर रहे हैं, मन भी नहीं काम कर रहा है, लेकिन अमृत भी नहीं है। अमृत भी नहीं है। लेकिन जब हम जगेंगे तो हमें ये नहीं लगेगा कि हम मर गए थे। ऑफ कोर्स एक कॉन्टिन्यूटी का एहसास हो जाता है। हमारा माइंड जब वापस जगता है तो वो अनुमान लगा लेता है, इन्फर कर लेता है कि मैं था, एक कॉन्टिन्यूटी तो बनी हुई थी, मैं कभी गायब नहीं हुआ। तो अनुमान जो है वो कॉन्टिन्यूटी थी क्या? कोई प्रेजेंस तो थी। हाँ, वो प्रेजेंस आत्मा है। तो आत्मा को क्या बोला गया है? सत चित आनंद। सत क्या है? प्रेजेंस। तो अभी आप बोलो ना आत्मा में कुछ है ही नहीं, आत्मा कुछ करता नहीं है। नहीं, आत्मा में 3 गुण हैं। सत यानी प्रेजेंस। जैसे हम सब लोग कुछ बोलते हैं ना, ये वहाँ रखा है, ये लैपटॉप है, विशाल है, यहाँ पर वायु नहीं है, तो सब में हम क्या लगा रहे हैं? है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, होना, ये प्रॉपर्टी डिराइव कहाँ से हो रही है? आत्मा के आत्मा सत से। के सत से। तो आत्मा में एक ये गुण है, होना। और ये होना कैसे प्रूव होगा? ये जब हम डीप स्लीप में जाते हैं ना और जब जगते हैं तब भी हमें कॉन्टिन्यूटी फील होती है कि मैं था। तो जब तुम कैसे थे? जब तुम्हारा मन नहीं था, तुम्हारा इंद्रिया नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तुम तो इसी से अपने आप को कॉन्शियस बोल रहे हो, लेकिन फिर भी जग के बोलते हो मैं था। तो ये जो प्रेजेंस है ये आत्मा का एक गुण है। अब इसमें चित है, तो सत चित आनंद। तो इसको ऐसे समझो, इसको एक एग्जांपल से और समझाता हूँ और क्लियर होगा तीनों। कि आप मूवी हॉल में गए, आपके सामने स्क्रीन है, उस पर प्रोजेक्टर से पड़ता है, मूवी चलती है। तो जो स्क्रीन है वो आत्मा है, वो नहीं बदलती, वो वैसी की वैसी है, ठीक है। तो वो प्रेजेंस है, सत है। चित क्या है? आत्मा के अंदर ये पॉसिबिलिटी कि वो एक्सपीरियंस पैदा कर सकती है, ये चित है। यानी लाइट जब प्रोजेक्टर की उस पर पड़ती है तो वहाँ पर मूवी चल सकती है। प्रोजेक्टर से एक लाइट आती है ना, वो लाइट सरफेस पर पड़ती है। अगर वो सरफेस ऐसा ना हो कि वो स्क्रीन पे वो चीज़ें चल पाएँ तो मूवी नहीं चलेगी। तो आत्मा के सरफेस में वो प्रॉपर्टी है, वो पॉसिबिलिटी है कि मूवी चल पाएगी, एक्सपीरियंस बन पाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिना आत्मा के अनुभव नहीं हो सकता। तो इसको चित्त बोला गया। और आनंद क्यों है? मूवी तुम हॉरर चला लो, मूवी तुम एक्शन चला लो, थ्रिलर चला लो, पर्दे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आनंदमयी है। उसको सुख नहीं होता, उसको दुख नहीं होता, इसलिए वो अनुभव नहीं कर रहा है, वो अनुभव भी नहीं कर रहा है। तो ऐसा भी नहीं है जब मैं ये बोल रहा हूँ कि आत्मा चेंजलेस है और वो वेरी नहीं करती है तो आत्मा कुछ भी नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं। है, आत्मा में भी गुण है, क्योंकि आत्मा को बोला ही गया है अयम आत्मा ब्रह्म। जो मेरे अंदर की जीवात्मा है वो ब्रह्म ही है, और ब्रह्म का गुण है सच्चिदानंद। तो प्रेजेंस, एक्सपीरियंस को बनाने का पोटेंशियल, और उस एक्सपीरियंस में लिप्त ना रहना, उस एक्सपीरियंस से अफेक्ट ना होना, ये 3 गुण हैं आत्मा के। मैं समझ गया। तो इसलिए आत्मा, तो इसीलिए मैंने कहा कि अनुभव जो है वो आत्मा को नहीं होता, लेकिन आत्मा के बिना नहीं हो सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैच है यहाँ पर। तो आई होप कि ये, मैं इसको ऐसे समझ पा रहा हूँ जैसे आत्मा के अंदर वो प्रॉपर्टी है कि वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करवा सकती है। तो ठीक है, आत्मा तो मैं समझ गया। अब थोड़ा चेतना पे भी अगर बात करें, जैसे कि आपने बोला कि हर एक सेल में भी चेतना है। हाँ, कुछ अंश है, कुछ लेवल की है। हाँ, लेवल की है। और मेरे अंदर करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, करोड़ों सेल्स हैं, उन सबके अंदर चेतना होगी। हाँ, और फिर मेरी एक अलग चेतना भी है, तो वो कैसे बन रही है? क्या वो सारे जो मेरे सेल्स हैं सभी चेतना का मिश्रण मेरी चेतना है? और जो बैक्टीरिया, जो फॉरेन बैक्टीरियाज है, जो मेरे सेल्स नहीं है, जो फॉरेन बैक्टीरियाज है, उनकी चेतना का क्या हो रहा है मेरे शरीर में? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखो, ये एक वेस्ट में कॉन्सेप्ट है पैनसाइकिज्म का। वो क्या बोलते हैं कि हर एक चीज़ की अपनी एक चेतना है, या कॉन्शियसनेस वो बोलते हैं, और वो मिलकर, जैसे हर एक एटम की है, वो मिलते मिलते वो कॉन्शियसनेस क्या होती है, उस एड ऑन होती जाती है, और उसके बाद एक बॉडी बनती है उसकी। वो सभी कॉन्शियसनेस की एक फाइनल समेशन है। ठीक है। तो इसको तो भारतीय दर्शन रिजेक्ट कर देता है। ओके। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये जो व्यू है ये बॉटम टू टॉप है।
कि हम ये कह रहे हैं कि एक एटम की अपनी कॉन्शियसनेस है और फिर वो एटम सारे मिलते हैं, एक ऑर्गेनिज्म बनता है और सबकी कॉन्शियसनेस जोड़ ऐड हो के जाती है, फिर एक वो बन जाता है। पर क्या एक एटम की अपनी कॉन्शियसनेस है? वही तो, वो तो जड़ है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं आत्मा हर जगह है। हमारा जो व्यू है वो टॉप टू बॉटम है। हम ये कह रहे हैं आत्मा हर जगह है, जहां पर ऐसा कॉम्बिनेशन प्रकृति ने बनाया उसमें जिस तरह का कॉम्बिनेशन, जिस तरह की कॉम्प्लेक्सिटी बनी, मैटर ने बनाई, वो आत्मा को रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि एटम है, एटम ने कुछ एटम से मिलकर कुछ मॉलिक्यूल बनाया, फिर कुछ अमीनो एसिड्स बनाया, प्रोटीन बनाया, उसकी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है, उसमें जितनी ताकत है, उसने अपने आसपास, जो आत्मा तो हर जगह है, उसने उतना रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर वो प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से मिला, जुड़ा, उसके बाद कुछ और ऑर्गेनिज्म बना, फिर उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसने जो आत्मा है उसने उसको कर दिया। यहाँ एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है। एडिशन में क्या होता है कि एडिशन में 4 लोग साथ में अगर आते हैं तो अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ते नहीं हैं। जैसे 4 कैलकुलेटर आप यहाँ रख दो तो आपके पास 4 कैलकुलेटर हैं। एक कैलकुलेटर नहीं बन पाएगा क्योंकि उसकी कंप्यूटेशन पावर नहीं बढ़ा सकते। वो एक कैलकुलेटर नहीं बनेगा। तो ये समेशन नहीं हो रहा है कॉन्शियसनेस का, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस है ही नहीं ना। हमारे यहाँ तो आत्मा है, वो आत्मा हर जगह है। आपके अंदर जितना ताकत है आप उतना रिफ्लेक्ट कर सकते हो, उसको उतनी आप ले सकते हो। अब वो दूसरे के साथ मिलके एक नया बन गया, वो जितना रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये एग्रीगेशन जो इंटीग्रेशन होता है, तो मिलते 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 हमारा कॉम्प्लेक्स ब्रेन बन गया। अब हमारे कॉम्प्लेक्स ब्रेन की जितनी ताकत है उतनी उसने आत्मा को रिफ्लेक्ट कर ली। तो ये फंडामेंटल डिफरेंस है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे मानूं कि जो मेरे सेल्स हैं इंडिविजुअल, वो जितनी आत्मा को रिफ्लेक्ट कर पा रहे हैं वो, और मैं एक अलग जीव हूँ और मैं जितने को रिफ्लेक्ट कर पा रहा हूँ। हाँ, तुम्हारी जितनी सेल्स हैं वो अपने लेवल पर आत्मा को रिफ्लेक्ट करती हैं, जो उनकी बेसिक सेंटियंस है, जो उनकी बेसिक चेतना है। लेकिन तुम्हारी सेल्स को इंडिविजुअल भी तुम देख सकते हो, लेकिन और उसके साथ साथ उन्होंने जो ऑर्गन्स बनाया है, जो मैं जीव में मुझे जैसे मान लो फेफड़ा है, तो फेफड़ा जितना कॉम्प्लेक्स है तो फेफड़े के स्तर पे वो कुछ काम करता होगा, सांस लेना, सांस छोड़ना, जो चीज़ें हैं। तो वो जो इंटेलिजेंस है, वो जो सेंटियंसी है, अगर फेफड़ा किसी से इंटरेक्ट करता है तो वो अपने कॉम्प्लेक्सिटी में जितनी आत्मा को रिफ्लेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि आत्मा हर जगह है, तो वो उतनी उसकी कॉन्शियसनेस है। अब जब फेफड़ा सारे सब कुछ बन गए, ह्यूमन बन गया, तो ह्यूमन की अपनी एक कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ह्यूमन ऐसा नहीं है कि ह्यूमन जिससे बना वो सबसे कॉन्शियसनेस उधार ले रहा है कि भाई फेफड़े तुम अपनी कॉन्शियसनेस मुझे दो, लीवर तुम मुझे अपनी दो, आँख तुम मुझे अपनी दो, तुम, ऐसा नहीं है। अब वो टोटल कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आत्मा, वो कितने आत्मा को रिफ्लेक्ट कर पा रही है, कितने कॉम्प्लेक्सिटी के साथ उसको रिफ्लेक्ट। इसलिए जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जीव होता है उसकी सेंटियंस क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि वो आत्मा हर जगह है, वो आत्मा से उतनी पावर डिराइव कर रहा है। जो जितना कम कॉम्प्लेक्स है, जैसे सिंगल सेल, वो उतना नहीं डिराइव कर पाता है, तो छोटा मोटा काम करता है। बस ये ऐड ऑन नहीं होता, इंटीग्रेशन होता है। वो अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ को छोड़ते जाते हैं। जैसे अगर इस चेयर के पास वो कॉम्प्लेक्स ब्रेन आ जाए तो ये चेयर भी रिफ्लेक्ट कर लेगी। आत्मा हर जगह है, आत्मा तो ऐसे नहीं कर रही, बायस नहीं है उसका, वो हर जगह है। तो आत्मा से वो पावर डिराइव कर लेगी और अपने आप को एक कॉन्शियस बीइंग बना लेगी। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि जो वायरस एक नॉन लिविंग से लिविंग के बीच में ट्रांजिशन करता है, उसके पास वो मैकेनिज्म है कि वो जैसे ही अटैच होता है, हाँ, वो कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। जैसे ही होस्ट में जाता है कॉम्प्लेक्सिटी आती है। आत्मा हर जगह है, वो बस उसके पास वो सेंटियंसी आ जाती है, मैकेनिज्म आ जाता है कि वो रिफ्लेक्ट कर पा रहा है आत्मा को। तो आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि एआई बहुत तेजी से इवॉल्व कर रहा है, दिन ब दिन वो और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, और वो ऐसी ऐसी चीजें जनरेट कर रहा है जो कि आज से 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे। तो धीरे धीरे वो भी इवॉल्व कर रहा है। तो क्या उसमें कभी इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ पाएगी कि वो आत्मा को रिफ्लेक्ट कर पाए, चेतना का अनुभव कर पाए? इसको हम एक एपिसोड का टॉपिक बना सकते हैं, और क्योंकि इसको जल्दी से आंसर करने से अच्छा है कि इसमें भी एक हिस्ट्री रही है, ट्यूरिंग टेस्ट है, ये सब है। तो ये सब हम एक नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस कर सकते हैं, बड़ा भी हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि इस एपिसोड में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है, तो नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब तैयार हो जाएंगे। तो उसमें हम अच्छा, मतलब एक केस स्टडी हो सकता है कि एआई जिस तरह से बढ़ रहा है, रोबोट्स जिस तरह से आगे आ रहे हैं, कि क्या कभी वो इतने कॉम्प्लेक्स हो पाएंगे कि वो आत्मा को रिफ्लेक्ट कर दें। एग्जैक्टली। तो इट्स अ गुड टॉपिक टू हैव फॉर नेक्स्ट एपिसोड। इट डिजर्व्स अ फुल एपिसोड। और इसमें मैं ये भी चाहता हूँ सजल कि आप नेक्स्ट टाइम से जो लोग कमेंट करें, क्योंकि सबके थॉट प्रोसेस होते हैं, कुछ हमें नई चीज़ें उनसे भी सीखने को मिल सकती है। तो दर्शक जो कमेंट करें, आप 1-2 कमेंट
पिक करिए और हर एपिसोड के अंत में हम उनका रिप्लाई भी करते हैं, बिल्कुल या अगर किसी ने कुछ अच्छी बात शेयर की है तो हम शेयर भी करते हैं, बिल्कुल तो बहुत अच्छा हो जाएगा एपिसोड। नेक्स्ट एपिसोड से करते हैं। तो जो मूर्ति बेच के बचे हुए पैसे हैं अब वो अगले एपिसोड में लगेंगे दोस्तों। तुम्हारा मूर्ति बेचना सफल हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स निकल रहे हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। धन्यवाद। चलें बंद करें। बिल्कुल।